इस बार बिहार में क्या है बदलाव की बयार, या फिर जो अभी तक बैठे रहे हैं कुर्सी में फिर से उनको मिलेगा मौका, क्योंकि जनता है बम बम नहीं कोई रंज। आज बता रहा है यही जहां है हम किशनगंज की ये जनता जनार्दन हमारे साथ यहां मौजूद है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराता हूं। आप सबके लिए बहुत साधुवाद, यहां पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मेरे दोनों हाथों में कुछ है, वरना अभी ताली बजा रहा होता आप सबके लिए। आप सबकी तरफ से तालियां होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। नहीं यार, ये जोश है अगर तो मजा नहीं आएगा। सिर्फ इतना जोश है तो मजा नहीं आएगा। जोश कितना है किशनगंज में इस बार? तालियां बताएंगी, गड़गड़ाहट बताएंगी। ये जोश है, और इस जोश की पृष्ठभूमि में यहां किशनगंज में इस बार किसकी तकदीर चमकती हुई दिखाई दे रही है और कौन हो रहा है धुंधला? हमारे साथ जो ये मेहमानों का पैनल है, इनके साथ बातचीत में आपको बहुत सारे वो सूत्र मिलेंगे जो आपको बता देंगे क्या होने वाला है आगे। 14 तारीख को किसकी किस्मत बुलंद दिखाई देगी और कौन पछता रहा होगा। हमारे साथ हैं नसीम अख्तर यहां सबसे दाएं, मेरे सबसे दाएं यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहां AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं। फिर आपको उनके बिल्कुल बगल में दिखाई दे रहे हैं सुशांत गोप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के किशनगंज के। इसके अलावा उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ अनुभव और तजुर्बा, और उनकी आंखें जाहिर है बहुत कुछ देख चुकी हैं, तो आज बहुत कुछ हमारे साथ साझा करेंगे, जो बुलंद अख्तर हाशमी JDU के नेता हैं, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रेहान अहमद भी, जो कि RJD की तरफ से यहां अपना पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए। आप सबको मालूम है पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। जरा ये ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, और आप जानते हैं कि अब चुनाव का शोर तो थमा है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग अब गहरा जाएगी। अब दस्तक देंगे लोगों के घरों पर जाकर उम्मीदवार और कहेंगे वोट तो हम ही को मिलने चाहिए। लेकिन किसके दावों में दम नजर आ रहा है ये आगे बताऊं। उससे पहले बिहार में पहले चरण का प्रचार आज खत्म। 2 दिन बाद 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग। पहले चरण में 121 सीटों पर होना है चुनाव। पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, और इस चरण में 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर। अब लेकिन जरा आज का एक बड़ा दांव RJD का देखिए। ये दांव है या वाकई ईमानदारी से यहां की महिलाओं के लिए कुछ करने का जज्बा, ये फैसला आप कीजिएगा। ये ब्रेकिंग भी दिखाइए। तेजस्वी ने आज ये ऐलान किया, दही चूड़ा खाने के फौरन बाद महिलाओं के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए डाले जाएंगे, और ये हर साल डाले जाएंगे। मतलब 5 से इसका गुणा कर लीजिए। उतने पैसे यहाँ की वो महिलाएं जो खुद इनकम टैक्स पे ही नहीं है, या जिनके पति कहीं नौकरी में हैं, उनको नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स पे ही हैं उनको नहीं मिलेगा, और जिनको कहीं नौकरी ऑलरेडी है उनको भी नहीं मिलेगा। तेजस्वी ने क्या कहा है जरा वो सुन लीजिए। 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 माई बहन योजना का पैसा एक साथ जाएगा। जीविका दीदी कम्युनिटी मोबाइलाइजर को स्थायी करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले से 70 किलोमीटर के भीतर होगी। मतलब सैया जाएंगे तो जरा थोड़ी दूर, लेकिन विदेश नहीं जाएंगे। जरा सुनिए। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। लेकिन रेहान भाई, मैनिफेस्टो तो आ चुका था। मैनिफेस्टो के आने के बाद में ये घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। धड़कनें तेज हो रही हैं क्या? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। किशनगंज की धरती पे आपका स्वागत करते हैं, और यहाँ तमाम दर्शक जो आए हुए हैं सभी को सलाम, आभार। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जो हमारे नेता ने बोलने का काम किया कि भाई 30,000 रुपये एक मुश्त डालने का काम करेंगे, ये आज कोई नया नहीं है। हम लोग बता रहे थे कि 2500 रुपये महीना हर माँ बहनों के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे, जिसको हम लोग ने एक मुश्त कर दिया कि एक साथ मिलेगा तो घर की माँ बहनें वो उसको किसी काम में ले पाएंगी। और जिस तरह से ये केंद्र की सरकार और नीतीश की सरकार 20 वर्षों से चल रही है, ये जिस तरह से प्रलोभन देने का काम किया, ठीक आचार संहिता से पहले 10-10 हजार रुपए खाते में भेज करके ये जो वोट खरीदने की गंदी साजिश नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही रेहान भाई। लेकिन एक बात बताइए, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी भी दे देंगे, आप ये 30,000 रुपए भी डाल देंगे इतनी सारी महिलाओं के खाते में एक मुश्त? नहीं, 3 लाख करोड़ के बजट वाले बिहार में इतना सारा पैसा आप लाने कहां से वाले हैं, जरा ये भी तो बताइए। बिल्कुल आपका जायज सवाल है, इसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। जवाब ये है
कि ये इसी तरह से 2020 में जब हमारे नेता ने वादा करने का काम किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही तेजस्वी जी को बोलते थे नीतीश कुमार और एनडीए के लोग क्या बाप के घर से लाके देगा। लेकिन जब वही 17 महीने के लिए तेजस्वी जी आए तो उसको सिद्ध करने का काम किया। नहीं देखिए, उसको इससे कंपेयर मत कीजिए। नहीं आप बात वो वाला मामला और ये वाला मामला बहुत अलग है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा पैसे चाहिए आपको, और ये पैसे आने कहां से वाले हैं? ये बहुत आप ये जो ऐलान करते जा रहे हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है वो सुनिए, सुशांत गोप जी, उसके बाद आपके पास आने वाला हूं, जरा सुनिए। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, तेजस्वी के वादे पर अनुराग ठाकुर का हमला। सुनिए क्या कहा, बिहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, महिलाओं को दी जा रही रकम रोकने की कोशिश में है महागठबंधन। कांग्रेस आरजेडी ने चुनाव आयोग से इसे रोकने के लिए कहा है। लालू की पार्टी नहीं चाहती महिलाओं को पैसा मिले, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। सुनिए जरा जल्दी से। बिहार की जनता को जागरूक होना है। इन्होंने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। लालू परिवार ने केवल उनको दर्द दिया है। गुंडई, रंगदारी, कट्टे से, फिरौती से, अपराध से। आज भी उन्होंने 10,000 रुपया जो एनडीए की सरकार महिलाओं को दे रही है, 1,45,00,000 महिलाओं को जो मिलता है, उस पर रोक लगाने की गुहार राजद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की है। इसका मतलब ये चाहते नहीं कि महिलाओं को पैसा मिले। तो वो जब 10,000 रुपए डालते हैं तो आप कहते हैं ये तो सरकारी रिश्वत है, ये तो सांस्थानिक रूप से दिया जा रहा घूस का पैसा है, और आप जो कर रहे हैं वो सब बढ़िया है। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही इनकी? आवाज देखिए। हेलो, हाँ आ रही है, बोलिए। पत्रकार महोदय, हाँ। ये हमारे बगल में हमारे चचा है। हाँ। जनता का दमन और उत्पीड़न जदयू के बारे में मोदी जी यही बोला करते थे, और नीतीश जी बोलते थे भारत जलाओ पार्टी। ये जो भाजपा के प्रवक्ता और जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो आज ये आप देखने का काम कीजिए। आपसे सवाल कुछ और था। नहीं आप आपने जवाब कुछ। मैं आपके सवाल ही पे आ रहा हूं। एक बात बताइए, सवाल ही पे आ सुन रहा रही है इसको, जनता सुन रही है। सवाल बड़ा सीधा सा है। जो दे रहा है, मान लीजिए ये मुझको आज दे रहे हैं 10 रुपया, हर दिन दे रहे हैं, और ये साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं तुमको 20 रुपया रोज दिया करूंगा। मैं जो सरकार में है, आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप ये सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे देंगे। इसका ब्लूप्रिंट हमारे नेता तेजस्वी जी ला करके आपके सामने रखने का काम अगर करेंगे। उनका 10,000 दिया जाना आपको चुभ रहा था कि तो रिश्वत दे रहे हैं, सरकारी रिश्वत, तो ये जो आप घोषणा कर रहे हैं ये रिश्वत नहीं है। अच्छा, जो हम वादा कर रहे हैं वो रिश्वत अगर होता तो जब हम लोगों ने बोला 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, तो ये क्यों आ गए 125 यूनिट मुफ्त करने पे? इसका जवाब लीजिए आप। ये जरा समझना चाहता हूं मैं, ये महिलाएं यहां बड़ी निर्णायक हैं। 53-54% अगर पुरुष वोट डालने जाता है तो 60% के आसपास महिलाएं वोट डालने जाती हैं, और महिलाएं सब देख रही हैं। कौन है महिलाओं का सच्चा हितैषी? देखिए, सबसे पहले तो इस किशनगंज जिले में पूरे भारतवर्ष में सबसे कम हिंदू अल्पसंख्यक के क्षेत्र होने के बावजूद भी इस गंगा जमुनी तहजीब और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपने जिस तरह बात कहा, एक बात विषय समझ लीजिए, हम मारवाड़ी कॉलेज के बिल्कुल सटे हुए कैंपस में हैं। हाँ। चढ़वा विद्यालय और पाठशाला के पढ़ाई में अंतर होता है। जिसके पिताजी ने केवल चढ़वा विद्यालय खोलने का काम किया था, हाँ। पाठशाला में अपने बच्चों को भेजने तक का काम नहीं किया, उसकी गिनती कितनी कमजोर होगी इसका आकलन आप लगा सकते हैं। सर, चरवाहे कोई निकृष्ट काम तो नहीं करते भाई साहब, चढ़वा विद्यालय बोला मैंने। काम करते नहीं, चढ़वा विद्यालय और पाठशाला। लेकिन ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी चरवाहे का काम किया है और वो बड़े शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। विषय वो नहीं भाई साहब, विषय महिलाओं के लिए सच्ची घोषणाएं, सच्चा हितैषी महिलाओं का कौन है? देखिए, इस 20 वर्षों के शासन काल में महिलाओं के प्रति जो आदर सम्मान दिया होगा, मोदी जी और नीतीश जी ने दिया है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, इज्जत घर बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने किया है। और जीविका दीदी, ये संरचना केवल भारत में बिहार में जीविका दीदी संरचना है। इतनी बड़ी संख्या में जीविका दीदी घर की गृहिणी एक छोटी छोटी योजनाओं को लेकर, झोला बनाने से लेकर टोकरी बुनने तक में अपने आर्थिक और पारिवारिक सहयोग में मददगार होते हैं। इतना ज्यादा नीतीश कुमार ने किया है तो क्यों नहीं कह देते कि उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं और वही सीएम बनेंगे? आप क्यों कहते हैं उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं लेकिन सीएम तो विधानमंडल तय करेगा? आप जरा नीतीश जी के नेतृत्व में बनेंगे और सीएम का चेहरा माननीय नीतीश जी ही है, और हमारे सभी शीर्ष नेता ने कह दिया है। नहीं, आपके शीर्ष नेताओं ने जो कहा है वो हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, इसलिए उसमें गुंजाइश है, इसीलिए तो ये सवाल पूछा जा रहा है। और मैं जरा बुलंद साहब आपसे बाआवाज़े बुलंद ये समझना चाहता हूं
कि असल में नीतीश कुमार के हाथों में पतवार है या भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पतवार है एनडीए की? गौतम जी, आप किशनगंज आए हैं, लोगों ने आपको बाहर में कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसके बावजूद आप किशनगंज आए। मैं आपको इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। अरे आप सब लोगों का बहुत प्यार है, ये कमाल की जगह है किशनगंज। मेरे से पूछिए यहाँ जो लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है और जो प्यार देखने को मिल रहा है, और आपने जैसा अभी कहा, मैं तो अभिभूत हूँ। अपनी बात कहिए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की ज़रूरत है। इस बिहार को बनाने संवारने के लिए 2005 के बाद से जो उन्होंने काम किया है ये पूरा बिहार जानता है। और आज भी जितने भी लोग हैं ये दिल पर हाथ रख करके बोले कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है या नीतीश कुमार के हमदर्द वो नहीं है। आज नीतीश कुमार की ज़रूरत है। हाँ, हम जान रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार डबल इंजन की है। सर, ये डबल इंजन जो है वो फायदा देता है? फायदा देता बहुत है। सारे लोग जो ये कहते हैं कि डबल इंजन में दिक्कत ये होती है कि रिमोट दिल्ली चला जाता है। देखिए, पैसा कहाँ से आता है? केंद्र से। उस पैसे को पाने के लिए डबल इंजन की सरकार चल रही है। हाँ। आज जो आप हर रोड पर, आपको खुद आए हैं किशनगंज, हाँ। आपको हर जगह सड़कें मिली होंगी। हाँ। अच्छी सड़कें नहीं, मिली इसमें होंगी। कोई दो राय नहीं है कि 2020 में भी चुनाव कवर करने के लिए मैं आया था। मैंने सड़कों की स्थिति और वैसे ओवरऑल विकास जो देखा था उसमें और अभी में तब्दीली है, ये जनता भी देख रही है। लेकिन जनता को कितना चाहिए? देखिए, किसी चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है कि ये इतना है लेकिन ये कम है, ये है तो ऑप्टिमम है। हाँ, इसमें हम बड़े खुश हैं। आप लोगों ने जो काम किया है वो कौन सा वाला किया है? बहुत खुश वाला या ओके ठीक है वाला काम है ये? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है अभी। हाँ। अबे 2025 से 2030 हाँ। फिर से नीतीश, और वो काम जो बचा हुआ है उसको और गति दिया जाएगा। हाँ। आप देख रहे होंगे जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, औरतों की कितनी भीड़ होती है। आप खुद उसके साक्षी हैं। और ये औरतें नहीं, ये बात गलत भी सच बयानी है कर रहे हैं कि हमारे। महिलाओं के संदर्भ में ये बात नोटिस करने वाली है कि जब कभी नीतीश जी की रैली होती है तो महिलाओं की बड़ी तादाद होती है, अपने बच्चे तक संभालते हुए, छोटे बच्चों को लेकर भी वहां जाते हुए लोगों ने देखा है इसमें। लेकिन हर समय क्या भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हो जाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जरा मैं, कहा गया कि जमीन पर ला देंगे ऊपर उड़ने वालों को, आसमान में तो केवल पतंग रहेगी। नसीम अख्तर हमारे साथ हैं। नसीम अख्तर, इस बार, पिछली बार आप लोगों ने 5 जितवा लिए, 4 तो उधर ही चल दिए थे। जी, इस बार नहीं जाएंगे सर। और कैसे गारंटी ले सकते हैं आप? बिल्कुल शपथ लिया गया है। आपने पूरे भारत में, हमारी एमआईएम पार्टी ने पूरे भारत को एक नई चीज दिया कि जब आपको अगर टिकट दिया गया उससे पहले उससे ओथ लिया गया है। हाँ। कि मैं अल्लाह का कसम खा के कहता हूं मैं इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओथ लिया गया है कि पैसा लिया गया है? ओथ लिया गया है। वो कह रहे हैं कई लोग कि अख्तरुल ईमान साहब ने पैसा भी ले लिया है कोई टिकट प्रूफ के नहीं वजह से। सर, ये तो अक्सर इलेक्शन में होता ही है। और मैं बोला, इलेक्शन पैसा लिया जाता है? नहीं सर, हाँ। इलेक्शन में पक्ष विपक्ष की बातें होती है। अच्छा। पैसा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है चुनाव में। हाँ। आप जानते हैं मतलब सर, इसमें सच्चाई नहीं है? बिल्कुल टिकट जो है सच्चाई नहीं है। खरीदी नहीं है लोगों ने? कोई खरीदी बिक्री नहीं हुआ है। हाँ। मेरी पार्टी तो ये किसने कहा सर कि उड़ान खटोला उड़ाने के लिए पैसा तो चाहिए? सर, मेरे पार्टी में इस बार 30 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हाँ। और हमारे जो घटक दल के नेता हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 25 सीट में चुनाव लड़ती है। कुल गठबंधन में हम लोग 55 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार हमारी पार्टी सीमांचल में नहीं बल्कि पूरे बिहार में हमारी पार्टी बहुत तन से मन से कायदे अच्छा, ये से बताइए, रेहान भाई ने अगर एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दी आपको जी तो आप मान जाइएगा? फिर बिल्कुल नहीं मानूंगा। अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेंगे? इसलिए नहीं मानूंगा कि उसके जो नेता है ना सर, हाँ। वो 9th पास है। हो सकता है मेरे इंजीनियर भाई हो, हमारे वो मैट्रिक नेता पास की है, बात ये वो 9th 9th क्लास पास है ना। और 9th सर, फेल जरूर सर, करेंगे। सर, लेकिन सर, आप ये और- उनसे और पूछने मैं का कहना- काम कीजिए। सर, मैं क्या और एक बात 17 कहना महीना चाहता हूं। तेजस्वी जी थे, सर, मैं एक बात जब कहता हूं। उप मुख्यमंत्री थे अभी तो करते उनके हैं, कार्यकाल से इनका सवाल आप लोग का पूछिए। क्रॉस वाला राउंड भी करेंगे सर, लेकिन अभी नहीं। हाँ। सर, तेजस्वी यादव हमेशा बिहार में राज किए कि नहीं किए? तो मुसलमानों को सीट देकर क्या कर रहे 20 थे? वर्षों से नीतीश दरी कुमार बिछा रहे सत्ता थे, में दरी बिछा बैठे रहे हैं। थे। ये अब काम कर रहे हैं MIM भाजपा वाला का भाई। ये ऐलान आप कर दिया सवाल है। मुझसे पूछते हम हैं। 18% वाले नीतीश कुमार बिहार से में सवाल ये बताइए, पूछिए, मोदी जी से नहीं, सवाल नहीं, उनको नहीं पूछिए। बुलाइए। नसीम भाई, सर, एक बात सवाल बताइए, आप- प्लीज सर। ये जो सुशांत भाई के बगल में आप खड़े हैं, बिल्कुल। ये इत्तेफाकन है या डिजाइन है? ये किशनगंज की डिजाइन है, डिजाइन है, किशनगंज की डिजाइन भाईचारगी है। सर।
किशनगंज के ये भाईचारगी डिजाइन है, है, किशनगंज इनको के भेजा भाईचारगी जाता है। है, इनको वो कह रहे हैं- भेजा जाता वो है। देखिए उन्होंने हाथ पकड़ के ऊपर भी किया किशनगंज के भाईचारगी है सर। उन्होंने और बुलंद साहब का भी साथ लिया उन्होंने, वो लेकिन साथ आप ही एक है, अलग सर, है। सर, बिल्कुल मेरी- अलग है। सर, क्योंकि मेरी हम आवाज तो बिहार सुना की जाए। बात करते हैं, हम बिहारियों की अच्छा, बात ये करते बताइए, हैं, हम वो मुद्दे की बेचारे- बात करते हैं। अरे सुनिए, वो पत्रकार आपसे- महोदय, हमारे अरे वो भाजपा आपसे- के साथी ने अरे सुनिए तो जी, वो आपसे कुछ सीटें मांग रहे थे, दे देते, आपका गठबंधन हो जाता। अरे वो नहीं भैया देंगे वो ना, सीटें मांग रहे वो थे, नहीं देंगे ना। सीट मांगने वाला सर, दरवाजे पे आकर के क्या सर, बोलता, वो नहीं सीट देंगे ना। मांगने वाला बोल रहा है कि तुम्हारी माई समीकरण की पोल खोल सर, दूंगा। सर। ये इनकी भाषा थी, इनका मनसा था ही नहीं गठबंधन का। उनको तो और आपने ये देखा होगा सही में एक्सट्रीमिस्ट प्रदर्शन है के लिए ये। भी गए, ये एक तरफा बात करते हैं, एक तरफा बात। आरजेडी के समक्ष प्रदर्शन भी किया कि हमारे साथ प्रदर्शन गठबंधन नहीं कर किया, लीजिए। क्या इनकी मंशा विरोध नहीं थी किया गठबंधन? दरवाजे अब पे जरा आकर। एक राउंड मेरे को जनता के पास होने दीजिए, फिर आप लोगों के पास आता हूं जी। हाँ, अच्छा भाई दबे, ये जो साहब हैं ये खुद कैंडिडेट हैं और जनशक्ति जनता दल से लड़ रहे हैं, मतलब तेज प्रताप वाली पार्टी। तेज प्रताप पहुंच रहे हैं कहां? राघोपुर। और तेजस्वी कहां पहुंच रहे हैं? महुआ। क्या घर में भी चीजें ठीक नहीं है क्या? ये भी आप लोगों से समझूंगा, लेकिन पहले जरा क्या प्रोस्पेक्ट है आप? अच्छा, आप सवाल पूछिए और अपने मन की बात कहिए, सिर्फ 1 मिनट। मैं मोहम्मद तारिक अनवर किशनगंज की जनता की तरफ से TV9 को सलाम करता हूं। और मेरा सवाल पहले इंडिया गठबंधन वाले से है, जो मुसलमान के वोट लेते हैं, नोमा फैल तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, और मुसलमान 18% बढ़ा है या 14% यादव बढ़ा है? 18% की 14%, ये पूछ लीजिएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हिस्सेदारी कितना दिया है? वो शाहनी वाले को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि यहाँ बहुत सारा A टीम है, B टीम है, C टीम है, D टीम है, आप कौन सी वाली टीम है? मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार के जनता का। जो तेज प्रताप ने महुआ में, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो महुआ में मेडिकल मतलब महागठबंधन के वोट काट के आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन हमें पहले बिहार के प्रशांत जनता की किशोर का लड़ाई कर झोला रहे हैं। ढो रहे चलिए, थे अब आगे चलते हैं। ये प्रशांत आता हूं किशोर सर, का आता हूं। झोला ढो रहे थे कुछ दिन पहले। सर आपका TV9 को मैं अच्छा बोलिए, 30 सेकंड और। बस। कुछ दिन पहले प्रशांत नहीं, किशोर ये का कर- झोला ढो रहे थे। सर 1 सेकंड। भी जान लीजिए। झोला ढोने वाले बैठे हुए ऊपर। नहीं, पहले उधर मत जाइए, इधर बात। नोमा फैल क्या बोलेगा हमसे? नहीं, बात कीजिए, बात कीजिए। राजी, दूसरा NDA वाले हैं मेरे बगल में, अभी उन्होंने कहा कि महिलाओं की भीड़ बहुत होती है, तो बच्चे को तो बाहर गुजरात में फैक्ट्री में काम कराने के लिए भेज दिए हैं, तो गुजरात में जाके बिहार के बच्चे काम बात पूरी हो गई, अब आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, TV9 को मैं बहुत शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करता मैं उठाता हूँ। हूँ। और ये सर, मैं गठबंधन वाले से, RJD वाले से मैं सवाल है मेरा कि मैं मुसलमान हूँ सर, मेरा नाम मोहम्मद जफ़र है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और बरेली शरीफ में जो हुआ सर, उसके बारे में मीडिया ने पूछा तेजस्वी से कि बरेली में जो हो रहा है, आई लव मोहम्मद पे, आप इस पर क्या कहिएगा? तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार में ध्यान दे रहा हूँ। सर, मुसलमान के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल सका सर वो। तो आपके हिसाब से कौन है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा हिमायती? आपके हिसाब से कौन? असदुद्दीन अवैसी। मेरा 2 सवाल है सर, 2 सवाल। एक सवाल ये है सर, पूर्णिया में अभी 2024 में आए वो वोट मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो भाजपा को वोट दो। अच्छा, ये बताइए, गठबंधन के लिए वो हाँ बोल देते तो ये बरेली वाला सवाल ना पूछते आप? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अगर तेजस्वी गठबंधन के लिए AIMIM को हाँ बोल देते तो फिर आपके लिए तेजस्वी ठीक हो जाते? सवाल रहता है, लेकिन कम से कम कुछ मर्सी होता उस पर। अच्छा, कुछ मर्सी हो जाता उसमें। हाँ जी, मेरा नाम इरफान अली है और मेरा सवाल जो है वो राजद से है। राजद का समीकरण जो है माई समीकरण था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माई समीकरण कहाँ लुप्त हो गया, जिसमें वाई है एम लुप्त हो गया। दूसरी चीज ये, इसका जवाब एक मिनट, दूसरी चीज है, जवाब बाद में सर। दूसरी चीज है कि हम अभी देख रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं पढ़े लिखे आ रहे हैं। MY का M कहाँ लुप्त हो गया? जी नहीं, पहले सवाल का जवाब ले लीजिए आप। एक सेकंड इकट्ठे लेके आता हूं। मेरा सवाल RJD और JD से 2-3 सवाल है सर। सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी सरकार 19 महीने की सरकार रही, RJD की सरकार, तो आपने वादा किया था कि सीमांचल डेवलप कमेटी बनाएंगे, आपने क्यों नहीं बनाया? और दूसरा सवाल JDU के प्रवक्ता से है कि आपने आपने सीमांचल डेवलपमेंट के लिए कहा था आप एक एंटिटी बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया बुलंद साहब? नहीं, एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ,
अब मैंने नहीं कहा था, मेरी पार्टी ने नहीं कहा था। जेडीयू ने नहीं कहा, आरजेडी के प्रवक्ता से। आरजेडी के समय हुआ था। बिंदुवार नहीं आरजेडी के समय हुआ था भाई साहब। मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, बोलिए, बिंदुवार, बहुत बोलिए, सवाल बोलिए, सामने से आ गया है। बोलिए। पहले तो माई बैठिए, समीकरण का बैठिए। जवाब देना बहुत जरूरी है लोगों को। एक मिनट बिंदुवार, आप जवाब ले लीजिए। माई समीकरण का एक जवाब ले लीजिए। ये बोलते हैं कि मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आज बिहार विधानसभा के अंदर 243 सीट है भाई, जिसमें से 38 सीट दलितों के लिए रिजर्व है और 2 सीट आदिवासी के लिए रिजर्व है। और जब 203 सीट बचता है, उसमें से महागठबंधन ने 30 सीट देने का काम किया और वो सारे जिताऊ अरे कैंडिडेट लोग ये पूछ रहे हैं, एक सेकंड, दूसरी चीज मैं बता रहा पूछ रहे हूँ, हैं कि अगर 2.5% वाले में मल्लाह में आप आपको डेप्यूटी समय सीएम का दिखाई दे रहा इंतजार था, कीजिए। तो आपको वक्त कोई मुस्लिम रहते- क्यों नहीं दिखाई दिया वक्त दूसरा रहते डेप्यूटी सीएम? इंशाअल्लाह डिप्टी सीएम भी बनेगा। और जो दूसरा सवाल इनका सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का था, जब हम लोग, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने और सरकार हम लोग चलाए, 17 महीने की मात्र सरकार थी। उस दरमियान हम लोग नौकरियां दिए, हम लोग तमाम तर चीजें किए, लेकिन फुल फ्लेज में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीमांचल विकास आयोग अगले का टर्म में गठन होगा, जब वो बनेंगे अगले तो टर्म होगा। नहीं, बताइए। ये 14 तारीख को हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी सुशांत 14 तारीख एक को। सेकंड सर। हाँ। मेरा सवाल बीजेपी वाले से है। मुख्यमंत्री एनडीए का, प्रधानमंत्री एनडीए का, वो भी चौकीदार, और गृह मंत्री भी बीजेपी का, रक्षा मंत्री बीजेपी का। क्या कहना चाह रहे हैं? ये यहाँ घुसपैठी कहाँ से आ रहे? घुसपैठियों की जो बात हो रही है कि घुसपैठियों को तो हम भगाते रहेंगे, जब आपके हाथ में स्टेट का तंत्र है, जब आपके हाथ में देश का तंत्र है, तो ये घुसपैठिया कहां से रहे? एक सेकंड। देखिए ऐसा है ना, हाँ। घुसपैठ पे हम लोगों ने नियंत्रण कसने का काम शुरू किया है। घुसपैठ जो कांग्रेस के शासन में आया था, हम लोगों ने उसको एसआईआर के तहत चिन्हित करने का काम किया है और समय रहते उसको शेल्टर हाउस में भी भेजा जाएगा और यहाँ के नागरिकों ही यहाँ का हक मिलेगा। ऐसे मत कीजिए। नहीं, लेकिन ये बताइए इसमें टाइम कितना लगेगा आपको? टाइम कहाँ लगेगा भाई साहब, काम शुरू हो गया है और निश्चित रहिए यहाँ से गंदगी साफ होगी और सीमांचल में नहीं है तो साबित करके मजबूत होगी। अभी एसआईआर हुआ, साबित अगला सवाल। मेरा सवाल आरजेडी वाले से है। अफजल अली अंसारी का टिकट क्यों वापस लिया गया? मुसलमान का हितैषी बनते हैं, ये मुसलमान का ढकोसलापन आरजेडी वाले का बहुत पहले से है। वो बीजेपी के ताकत से सत्ता में आती है। सबसे पहली बार 1990 में, 1995 में मौलाना का 6 महीने का तनख्वाह काट लेता है लालू सरकार, और आज ये मुसलमानों का हितैषी बनते हैं। आप मुसलमान के हितैषी नहीं है, एम गायब हो गया, ये कहा जाए। 30 साल का नौजवान जो लड़ रहा है प्रधानमंत्री से, लड़ रहा है मुख्यमंत्री से, लड़ रहा है इनके भ्रष्ट मंत्री से, लड़ रहा है इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी से, और ये चुनाव आयोग से लड़ रहा है। ये सवाल सिर्फ इनका रूप देखिए कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से, जो 20 वर्षों से सरकार में नहीं है। कुछ वर्षों के लिए हम लोग सरकार में बस शामिल हुए थे, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। आरजेडी ने काम ऐसे किए हैं क्या जो आज तक याद आते हैं? इसलिए जंगल राज भी याद दिलाया जाता है क्या? ये भी आपसे पूछूंगा, लेकिन हाँ बोलिए, सवाल एक मिनट सवाल सुनिए। भाजपा, जदयू और राजद तीनों से मैं पूछ रहा हूं, जब कोविड का टाइम आया, कोविड में कोविड एल्टी जान पे खतरा लेकर रखा, और जब आपके द्वार पे गया, आपके रीजन में भी और आप लोग के भी रीजन में, तो वहां पे डंडा मार के सबको निकाल दिया। तो किसने बढ़िया काम किया था कोविड के समय? हम लोगों ने काम किया था। जनता ने काम किया? जनता में लैब टेक्नीशियन ने काम किया। नहीं, तो उस समय बाकी सब क्यों? ये सवाल आपका एआईएमआईएम से क्यों नहीं है? एएमएम से भी है, एएमआईएम से भी है। सबसे है ना सवाल कि कोविड के समय आप लोग कहां थे? अच्छा, उस समय पप्पू यादव का कहां था? वो ठीक काम करते लग रहे थे आप? हम लोग जो लैब टेक्नीशियन थे, हम लोगों ने अपना काम किया, जब हम लोग को निकाल दिया गया और सब जगह बैठी। सर, किशनगंज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाढ़ संरक्षण के लिए कोई भी पार्टी का सरकार रहे नहीं किया है सर। बाढ़ में हर साल किसानों का एक फसल ही सर रहता है, एक फसल। हम लोग का जो है हमारे एरिया में जो महनगांव पंचायत से लेकर सब में। मेरा सवाल जो है वो आरजेडी से है या फिर जो जेडीयू के प्रवक्ता उनसे है कि हर पार्टी अपना अपना चुनावी मुद्दे के लेके वादा कर रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत इतना रुपए देंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ का एजुकेशन सेक्टर से क्या उसको एजुकेशन और बाढ़ के लिए। हाँ, 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मेरा सवाल सबसे पहले एमआईएम से है। एमआईएम के जो इतने लोग हैं, ये जो ताली बजा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा और जेडीयू की सरकार है। और ये लोग आए हैं ओवैसी साहब 15 में और 14 में आए हैं मोदी जी, ठीक है? क्या मिली भगत इन लोगों का? क्या ओवैसी साहब 2014 के बाद बालिग हुए हैं? कि 2014 से पहले बालिग थे? क्या उनको बिहार पहले नजर नहीं आ रहा था? और अब जब
देख रहे हैं ये लोग कि राजद ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने महागठबंधन को सेंध लगाने के लिए बिहार में अपनी पार्टी को उतारने का मेरा जवाब सर, मेरा जवाब ले लीजिए। मैं एक सवाल सुनिए ना, आरजेडी के नेता जो है मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। एक सवाल का जवाब ले लीजिए। आरजेडी का नेता सर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है। पहले एक सवाल का जवाब एक बार में प्लीज बैठिए। आरजेडी के नेता जो है मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। 18% वाले हिस्सा लेंगे। 14% वाले मुख्यमंत्री, 2% वाले उप मुख्यमंत्री, बताइए हमसे 18% वाले नसीम भाई हिस्सा चाहिए सरकार ने। जो बात कही, ये आपके नेता भी बहुत बड़े बड़े मंचों से कहते हैं जी सर कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो साहब कह रहे हैं कि आपने बीजेपी के इशारे पर आरजेडी के पैरों से जमीन और कारपेट खींचने का काम किया। दरी खींचने का काम पप्पू यादव जब दुनिया में चुनाव लड़ रहे थे, उसके नेता ने खुले मन से कहा कि हमको टिकट मत दो, वोट मत दो, जदयू को वोट दो, जदयू को। तेलंगाना उसके नेता ने कहा था। पप्पू यादव जब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, क्यों नहीं मांग करते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? अगला सवाल करने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, आरजेडी से, कि 20 साल रहा कांग्रेस की सरकार, 15 साल रहा आरजेडी की सरकार और 20 साल रहा आपकी जेडीयू की। तो क्या कहना चाहते? जेडीयू की सरकार। मेरा कहने का मतलब इन लोगों को विकास कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ नदी कटा हुआ है, हमारे यहाँ इतना शिक्षक नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए नदी कटाव और शिक्षकों, पढ़ाई की समस्या के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, और डोमिसाइल वाले मामले में भी उसको बढ़ाया क्यों गया? यहाँ के लोग उससे नौकरी की वजह से वंचित हैं। हाँ ठीक है, सत्ता और विपक्ष दोनों। पहले सुशांत सोप और आप जवाब देंगे। एक सेकंड। देखिए, किशनगंज कोसी सीमांचल नेपाल से सटा क्षेत्र है और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यह सर्वविदित है। लेकिन विगत 20 वर्षों से जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, अगर 17 की तुलना न करें तो 17 के बाद से बाढ़ से किसी किसान को अगर थोड़ा सा भी घाटा हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार ने प्रयास की है। आप देखे होंगे 17 के बाद बाढ़ क्षेत्र प्रभावित, बाढ़ से केवल जो नदी किनारे के क्षेत्र हैं वो प्रभावित होते हैं, बल्कि उसके ऊपर के क्षेत्र का बचाव हुआ है। कई नहर योजना बनी है, स्कीमें चल रही हैं, और तो ये बताइए आने वाले समय में डैम की भी योजना। ये तमाम चीजें जब आप गिनाते हैं तो अप्पू पप्पू टप्पू की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं, किसी अप्पू टप्पू की आवश्यकता नहीं होता है। आप समझिए, नहीं, इन बातों का 57 साल बात समझिए, 57 साल का अगर व्यक्ति युवा हो सकता है, 9वीं फेल शिक्षित भारत का कायाकल्प कर सकता है, तो ये तो केवल ठगने का काम है। दूसरा विषय महागठबंधन के पास, भाई साहब महागठबंधन के पास आप सबके सामने मोदी जी ये बताए, आप सबके सामने पॉलिटिकल साइंस पे ये प्रश्न अगर आक्षेप करेंगे तो उस पे प्रश्न जवाब भी मिलेगी। जरा मैं इसको फिर से ट्रैक पर लेके आता हूं। डिजिटल डिग्री उधर लेके कहां से आ गया प्रधानमंत्री जी? उधर जाने के बजाय जरा ये समझने की कोशिश करता हूं। मोकामा वाली घटना आप सबने देखा। उसके बाद ललन सिंह, थोड़ा आप लोग स्पीकर के पास से दूर हो जाइए, वरना आवाज नहीं आएगी। स्पीकर के पास से दूर हो जाइए। और अभी इस माइक से आवाज जा रही है। हाँ, तो अनंत सिंह वाले मामले में ललन सिंह का एक वीडियो सामने आया है, और उस वाले मामले में एफआईआर भी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ खास लोगों को घर से बाहर मत निकलने देना। जरा ये न्यूज फ्लैश कीजिए। ललन सिंह, मोकामा में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद बहुत सारे गाड़ियों के काफिले के साथ ललन सिंह उनके लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रचार के दौरान कथित रूप से उन्होंने कोई ऐसी बात कही जिसको लेकर आरजेडी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, और यह मामला भी निश्चित रूप से। अब दो चीजें मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं सर। बुलंद साहब, ललन साहब को ऐसी बात क्यों कहनी चाहिए थी? वो कह रहे हैं वीडियो एडिटेड है, लेकिन इस पर एफआईआर हो चुकी है। देखिए, बिहार में कानून का राज है। जो दोषी है न बचेगा, और जो बेकसूर है वो फंसेगा भी नहीं। कानून ने अपना काम किया। मोकामा में जो घटना हुई है, दुलार चंद यादव की जो हत्या है, उसकी मैं भी जो है सो उसकी निंदा करता हूं, लेकिन फिर भी बात तो सुनो यार, अरे बात तो सुनो। नहीं, लेकिन उसके बाद नहीं, सवाल एफआईआर हुआ, उसको जेल भेजा गया। ललन जी से सवाल पूछा गया कि आप एक टेंटेड व्यक्ति के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं, तो बोले वो टेंटेड कहां से हो गए?
अच्छा, वो जेल गए हैं लेकिन उनको टेंटेड नहीं कहा जाना चाहिए। इसरो के अब ये वैज्ञानिक FIR भी आनंद दर्ज सिंह, हो गई इसरो के है। जब वैज्ञानिक। आप जंगल राज के मुद्दे का जिक्र करते हैं तो आपको बड़ा क्लियर कट डिफरेंस अपने कंडक्ट में रखना पड़ेगा। कि आपको लगता है एक बहुत बड़ी गुंजाइश हो गई इस वाले मामले में? कोई गुंजाइश नहीं हुई है, पब्लिक सब समझ रही है। मोकामा की जो घटना हुई है वो क्लियर मामला है। वो अपने प्रत्याशी के प्रचार में आए थे। अब गाड़ियों की भीड़ थी, बिहार पुलिस उठा के ले गई, उसी के प्रचार में आए थे। जो गाड़ियों की भीड़ थी, लोगों का तांता लगा हुआ था, और अब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, FIR हुआ उस पर। यह आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था तो FIR हुआ। जल्दी जल्दी अपनी बात कहिए। सर, मैं एक BPSC एस्पिरेंट हूँ। मेरा सवाल जदयू से है। 16 जुलाई को ट्वीट किए हैं नीतीश जी कि सिरगी जो है मिडिल स्कूल के मतलब जो रिक्तियाँ हैं एक बार मैं इनसे अनुरोध कर लूं सर, अगर आप आगे की तरफ आते जाएंगे तो मेरा आपके पास आना मुश्किल हो जाएगा। इस कॉरिडोर को प्लीज खाली कर दीजिए, इस वाली जगह, वरना मैं आ नहीं पाऊंगा आपके पास। प्लीज 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 सर, इस तरफ से प्लीज, इधर 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 प्लीज जगह बनाइए। मैं आऊंगा लेकिन इधर जगह बनाएंगे तब तो, अगर ऐसे सामने आते जाएंगे तो नहीं आ पाऊंगा। अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। तो रिक्तियाँ को पूरी की जाएगी। तो 16 जुलाई से आज नवंबर हो गया, लेकिन अभी तक इतना शीघ्र मतलब इतना तेजी काम हो रहा है जदयू सरकार का। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है, डोमिसाइल लागू कब किया आप? 4 अगस्त को आपने ट्वीट किया डोमिसाइल लागू के लिए। आपने TRE 1 दिया, TRE 2 दिया, TRE 3 दिया। यूपी वाले को बिहार में नो जॉब दिया आप, और बिहार वाला कहाँ जाएगा? जब बुलंद साहब, ये डोमिसाइल को लेकर सवाल है और रिक्तियों की तिथि को लेकर सवाल है। जल्दी से जवाब सर। उस पर बात हो गई है, आचार संहिता लग गया, संशोधन किया गया है। जब सरकार हमारी NDA की फिर बनेगी, ये सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। नौकरी देंगे। सवाल किससे? सवाल किससे? जल्दी। मेरा सवाल जदयू और राजद से है। जदयू और राजद दोनों से सवाल है आपका। अगर बिहार में डोमिसाइल होता सर तो हम BPSC के टीचर होते। मेरा मार्क्स देखिए सर, मैंने TGT TRE 3 में। तो सर ये बताइए, डोमिसाइल के मामले में हर एक जगह की सरकार जो है वो कुछ एक परसेंटेज बाहर के लोगों के लिए रखती है। TRE 1, 2, 3 में नहीं दिया ना, इसका भुगतना हमको पड़ रहा है। देखिए सर, मेरा मार्क्स दिखाइए, 101 मार्क्स आया, 1 नंबर से मैं छट गया। अगर डोमिसाइल होता तो आज मैं रोजगार होता ना सर। और हमारे नेता ने वादा किया 100% डोमिसाइल। मेरा सवाल जदयू से है कहीं नौजवानों को नौकरी मिलेगा। छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन पे बेमिसाल लाठियां चलाई है। उस चोट को ये युवा छात्र कैसे भूल जाएगा? उस चोट का वार हम लोग वोट से करेंगे। इस बार जदयू को उखाड़ फेंकेंगे। सर, मेरा सवाल RJD के नेता से है, जिनके नेता प्राइवेट जेट में अपना बर्थडे मनाते हैं और हमें कहते हैं कि 14 जनवरी के बाद आप दही चूड़ा खाइए और 30,000 आपके खाते में दे, ताकि उसके बाद वो अमेरिका में जाके अपना बर्थडे मनाए। ये काहे हमें इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं सर? आपके बातों पर एतबार नहीं आ रहा है क्या लोगों को? बिल्कुल एतबार होगा। थोड़ा इधर उधर भटक गए हैं, लेकिन आखिरी वक्त आते आते हमारे साथ ही आ जाएंगे ये सब। मेरा सवाल है NDA से। केंद्र में भी आप ही का सरकार, राज्य में भी आप ही का सरकार। आप ही कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। 65% युवा है आज के डेट में, लेकिन आपने AMU का फंड को रोक के रखा है। क्या आपको ये विकास नजर नहीं आ रहा है? AMU को लेकर हमें यहाँ पर कई जगहों पर ये मांग और बात सुनाई दी है। इस पर मैं जरूर चाहूंगा सुशांत आप जवाब दें प्लीज। देखिए, सवाल तो AMU का जो भी है, मेरा कहना केवल इतना है कि यहाँ पे 70 वर्षों में से 65 वर्षों तक कांग्रेस और राजद के लोगों ने ही शासन किया है। अगर AMU नहीं बन रहा है तो अपने संसाधन से या अपने विधायक राशि से, सांसद राशि से आपने कौन सा बिल्डिंग या बाउंड्री वॉल बना दिया? एक बार आप शुरुआत तो करते। राज्यसभा फंडिंग का वो सदन का मामला है और सांसद महोदय इसके लिए दोषी हैं। अब जरा आपका सवाल नहीं, आपके पास एक बार देखिए जरा किशनगंज का राजनीतिक समीकरण भी आप लोगों की अपनी जगह का राजनीतिक समीकरण यहाँ रख रहा हूँ, जरा वो भी देख लीजिए। हिंदू यहाँ 31% है, 31%, मुसलमान 68% और अन्य है 1%। सीमांचल में अगर आप देखें तो सीमांचल की सभी सीटें अगर आप इसमें गिनना चाहते हैं तो 4 जिलों में यहाँ 24 विधानसभा सीटें हैं। किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम मतदाता हैं। अब जरा यहाँ आ जाइए, 2020 में किशनगंज में जीत हार का समीकरण क्या रहा था? किशनगंज में कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी से सीट जीती 1381 के मार्जिन से। ठाकुरगंज RJD जीती, यहाँ मार्जिन रहा 23,887 का। कोचा धामन AIMIM जीता 36,143 से। बहादुरगंज AIMIM जीता 45,215 से। 36,000 और 45,000 बताते हैं कि पतंग को लेकर उम्मीदें लोगों ने बहुत बांधी थीं,
लेकिन बाद में जब वो आरजेडी की ही तरफ चले गए तो इनका ये कहना कि असल में आरजेडी ने तो मुसलमानों का भला नहीं किया। आपके टिकट पर भी जो लोग चुनकर आ रहे हैं वो आखिरकार जब आरजेडी में ही चले जाएंगे, तो आपका ये कहना कि इस बार तो कसम खाई है हमने कि हमारा कोई कैंडिडेट उधर नहीं जाएगा, ये कितना आश्वस्त कर पाएगा लोगों को नसीम जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आश्वस्त करेंगे। इस बार सर एक ही नारा है बिहार में, हम हिस्सेदारी सरकार में लेंगे और कोई भी सरकार जो बनेगा तो मजबूर होना पड़ेगा एमआईएम का हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए। हम सरकार के भागीदारी बनेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम सरकार के हिस्सेदारी बनेंगे। फिर से दरी, हिस्सेदारी चाहिए। सवाल सुनिए। मेरा सवाल बीजेपी से, मैं सर बोल रहा हूँ कि जिस पप्पू को पप्पू बोल रहा था, आज देखिए वो पप्पू पूरा वोट चोरी का पर्दाफाश कर दिया। वही पप्पू आज देखिए क्या कर दिया। वो पप्पू के चलते पूरा बीजेपी पागल है। इसका जवाब दे पाएंगे? पूरा वोट चोरी का पर्दा। आपको वैसे एक चीज ये भी देखना चाहिए कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने जो माहौल बनाया था, 2 सितंबर को वो चले गए थे। अचानक उनको लगा जैसे वोटर अधिकार यात्रा वाला मुद्दा लगता है फुस होता जा रहा है, और उसके बाद 50 दिन नहीं दिखे वो। ये भी देखा आपने? और लोग कह रहे हैं कि एक बार चुनाव हो जाएगा फिर नहीं दिखेंगे बिहार में। सर पूरा प्रूफ हो गया सर, चुनाव आयोग भी बोल दिया है सर, चुनाव आयोग भी बोल दिया है सर, चुनाव आयोग। सर मेरा सवाल है महागठबंधन से कि तेजस्वी के अलावा और कोई नेता है या नहीं है महागठबंधन में? तेजस्वी के अलावा कोई और नेता है कि नहीं है? इसका जवाब नहीं अगला। नेपोटिज्म क्यों? नेपोटिज्म नहीं चाहिए सर, और भी है ना सर, परिवार क्यों? और भी कोई है कि नहीं आरजेडी में? दो सवाल का जवाब आप ले लीजिए। तेजस्वी जी और परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी। इस बार महागठबंधन की सरकार परिवारवाद, तो यहाँ परिवारवाद, इसलिए परिवारवाद नहीं चलेगा। यहाँ से सिर्फ नेता को हम हिस्सेदारी में हैं। गठबंधन को हटाओ, हमको तो बिहार बचाओ, गठबंधन को हटाओ, बिहार बचाओ। अच्छा ये एक बात और समझनी है कि AIMIM जी प्रशांत किशोर को लेकर सॉफ्ट दिखाई देता है जी। क्या चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के हाथ मिलाने की कोई योजना है क्या? जी नहीं सर, सेकुलर पार्टी से जरूर हाथ मिलाएगा, सेकुलर में जो भी रहेंगे। लेकिन ये गठबंधन जो है, ये ठगबंधन को बोलिए कि मुसलमान अब बिहार में इनके सामने पत्रकार महोदय राहुल जी, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप जवाब लीजिए, आप ऐसे निकल नहीं सकते। नहीं। ये परिवारवाद की बात करते हैं, ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा ना कि तेजस्वी के अलावा कोई नेता नहीं है क्या? सम्राट चौधरी कौन है? अशोक चौधरी कौन है? आप विजय चौधरी कौन है? नितिन नवीन कौन है? जयंत राज कौन है? इसका जवाब दे। सुनील कुमार कौन है? और ये मंत्रियों के नाम लेते जा रहे हैं और पूछते हैं कौन है? सारी पार्टी सारी वादे कर रहे हैं। अरे रेहान भाई सवाल लीजिएगा। हाँ, सारी पार्टी सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, ना कोई वादे किए जा रहे हैं, ना कोई कहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है? एजुकेशन के लिए कोई भी एमयू सेंटर में पैसा नहीं दे रहा। सर मेरा नाम मौजूद रहमान हुआ, सारा पार्टी किसान में बिहार में सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है किसान मेरा। यहाँ विकास के बारे में कोई नहीं बात करता, सब जात पात। दरी नहीं बिछाना सर, बहुत दरी बिछा लिए, अब दरी नहीं बिछा, अब पतंग उड़ाना है, अब सिर्फ पतंग उड़ाना है। मैं आरजेडी से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि MIM वाले जो है बीजेपी से मिले हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो है वो असदुद्दीन अवैसी को आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोले हैं? ये मेरा सवाल है। यही तो उन्होंने ऐसा ही पूछा। बात बोलना चाह रहे हैं MIM के साथियों से कि वो पहले कांग्रेस में थे तो कसम खाए थे कांग्रेस में भी, तो फिर कांग्रेस से MIM में आए तो कसम क्यों खाए? फिर ये लोकतंत्र में जमहूरियत हर बार नहीं ये लोग पहले जवाब देने दीजिए। हाँ, अब ये इधर से तो आवाज आ रही है कि अब पतंग उड़ेगी, दरी बहुत हो गया, लेकिन इधर से कहा जा रहा है आपका कोई एतबार नहीं है आपके चुने हुए लोगों का। किस पर? चुने हुए लोगों का, AIMIM पर चुने हुए लोगों का एतबार नहीं है, वो निकल लेते हैं दूसरी जगह। ये बार-बार कही जा रही है। कहीं नहीं जाने वाले सर, इस बार कहीं नहीं जाने वाला है, सिर्फ ईमानदारी से MIM में ही रहेंगे, MIM में ही रहेंगे सर, सब लोग, कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा इनका भी लीजिए। मैं नसीम भाई को एक बात बोलना चाहता हूँ, एक भिखारी दूसरे भिखारी को हमदर्द दे सकता है, आहत दे सकता है, लेकिन भीख नहीं दे सकता। अरे कौन भिखारी है? वो दरी बिछाने का काम क्यों किया उसके बाद भीख मांगने के लिए? वो तो खुद वोट का वो दरकार है ना, तेजस्वी को वोट का भी दरकार है ना, ये कोई किया? अरे मैं निजाम भाई को बता दूं, जाने वालों की भी गलती है। हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे सबका फोटो है, असद साहब का फोटो क्यों नहीं है? असद साहब
इनसे गठबंधन करने गए थे, इनसे गठबंधन करने गए थे। हमको लगा इसमें काम चल जाएगा, उनकी फोटो लगा के काम चल जाएगा, लेकिन फिर आपका गठबंधन ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि असद साहब की फोटो क्यों नहीं लगाई। हमने कहा हमको लगा गठबंधन हो जाएगा। हाँ, बात कही। हम पूछना चाहते हैं चारों आदमी से, हम लोगों का भी घर में, सुनिए, हम लोग का घर में बाल बच्चा है, हम चारों से पूछना चाहते हैं, हम लोग दिल्ली पंजाब काहे जाते हैं, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। चारों को पूछिए कौन देगा दिल्ली पंजाब में काम जाके क्यों करें, यहाँ फैक्ट्री कौन लगाएगा। इसको लेकर क्लियर कट रोड मैप किसके पास है? पहले एक सेकंड, बहुत देर से बुलंद साहब नहीं बोले, उनके पास जाने दीजिए। एक सेकंड, ये रोड मैप तैयार है 2025 से 2030, सिर्फ काम होगा इंडस्ट्रीज पर, और कोई भी पलायन के लिए बाहर नहीं जाएगा, सबको यहाँ जॉब मिलेगा। और एक बच्चा बोल रहा था कि टीचरों पर क्यों डंडा बरसाया। इस बच्चे को क्या मालूम 2005 से पहले क्या स्थिति थी मास्टरों की, शिक्षा की, और 2005 अगला सवाल 2005 के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि सवाल है, मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल है कि 5 किलो अनाज जो हम लोगों को मिलता है, हम लोग डीएलएड बीएड, जल्दी बात कहिए, हम लोग जो पढ़े लिखे हैं 5 किलो अनाज के लिए किए हैं, पक्ष से 5 किलो अनाज में कर दीजिएगा साहब, और सोचेगा हमारी जिम्मेदारी में। हाँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल आरजेडी वाले से है। मैं उनसे कहूंगा कि नजर मिलते ही आप नजरें झुकाते हैं, और जब आपसे मांगा जाता है तो शर्माते हैं। बिहार की जनता ने तो मन बना लिया है, एनडीए की प्रचंड जीत होगी। क्या 14 तारीख को आप फिर से ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का बहाना तो नहीं बनाएंगे? ईवीएम इलेक्शन कमीशन का बहाना तो नहीं बनेगा 14 को। हम लोग जवाब देते हैं, बिंदुवार हम बात करेंगे। हम लोग बात इधर उधर की नहीं करेंगे, बात बिहार के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की बात करेंगे। आज बिहार की, हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि शिक्षा की बात, एमयू की बात कर रहे थे। आज बिहार के टॉप 200 न कॉलेज न यूनिवर्सिटी एक भी बिहार का नहीं आता है। आज ग्रामीण क्षेत्र का 83% युवा बेरोजगार है। इसका मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार में उनको, उनके जो पार्टी के नेता हैं जिनको अभी डिप्टी सीएम बनाने के घोषित किए हैं, उनको ये नहीं पता कि बिहार में कितना घर है, कितना क्या है, कितना फैमिली है। 2 करोड़ 75 लाख घर है यहाँ पे बिहार में, उनमें 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़। अच्छा है, सर हम ये कहते हैं आरजेडी और बीजेपी से इन दोनों में लंबा फेंकने का कंपटीशन चल रहा है क्या? 55 मंत्रालय है, सेंट्रल में 30,50,000 जॉब है, और आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 करोड़ 75 लाख नौकरी देंगे। बाप का घर। ये देखिए, ये है जागरूक जनता। जागरूक जनता एक एक बात को बहुत माइन्यूटली देखती है, और बहुत बिंदुवार जवाब आपको मिलेगा। और आप ये जान लीजिए, ब्लूप्रिंट के साथ हमारे नेता किशनगंज की प्यारी सी जनता, उसने अपनी बात सामने रखी। नेताजी लोगों ने मन से जवाब दिया, यहाँ तो जवाब दिया, लेकिन जनता के मन का काम किसने किया, अड़ी में कल बताएगा पूर्णिया। आज किशनगंज से इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।